ऑल राइट जी, लोकल स्टोरेज। अब तक जावास्क्रिप्ट में हम जितना भी काम करते रहे हैं उसमें क्या होता था, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, रीलोड करते हैं, तो आपका पुराना डाटा या जितनी भी फंक्शनैलिटी आपने की होती है वो सारी रिमूव हो जाती है। मतलब टेम्परेरी वो कोड वर्क करता है, आपने एरे में जो भी डाटा स्टोर करवाया है उस हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है आपका पुराना डाटा मतलब न्यू डाटा रिमूव हो जाता है और ओरिजिनल जो एरे होती है वो रह जाती है बस। लोकल स्टोरेज में क्या होता है, आप जो भी डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो आपके ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है और तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक आप इसको खुद से रिमूव ना करें। तब लोकल स्टोरेज में क्या होता है, आपने डाटा स्टोर किया, इस ब्राउज़र की स्टोरेज में वो सेव हो गया है। आप ब्राउज़र क्लोज़ भी कर दें, टैब क्लोज़ कर दें, दोबारा से उस वेबसाइट में आए, आपको वो डाटा मिल जाएगा क्योंकि आपके ब्राउज़र में स्टोर हो चुका है। जब तक आप खुद से उसको डिलीट ना करें तब तक वो उसमें से डिलीट नहीं होता है। ये क्या लोकल स्टोरेज। एक होता है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज क्या होता है, जब आप एक वेबसाइट विजिट करते हैं आपका सेशन एक्टिवेट हो जाता है, सेशन ऑन हो जाता है, तब तक आप उस टैब में हैं, जब तक आप उस टैब में हैं, आप उस ब्राउज़र में वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आपको वो सेशन चल रहा है। जैसे ही वो टैब क्लोज़ करके, ब्राउज़र क्लोज़ करके आप दोबारा से वेबसाइट विजिट करते हैं, आपका सेशन न्यू स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लोकल स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। लोकल स्टोरेज में क्या होता है, आप बेशक ब्राउज़र क्लोज़ कर दें, सिस्टम भी क्लोज़ कर दें, 10 दिन के बाद, महीने के बाद भी आके अपना सिस्टम रन करें, ब्राउज़र वो वाला रन करें, उसमें जो डाटा आपने स्टोर किया होगा वो उसमें ही स्टोर होगा, तो आप उसको दोबारा से रिट्राइव कर सकते हैं। जी क्लियर है जी एनएस? कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ? आपकी ब्राउज़र की फाइल जहाँ पर है उसमें ही उसी में स्टोर हो जाता है। ओके जी, फॉर एग्जांपल पेज को रिफ़्रेश करते हैं, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज रन करें तो देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट। ओके करें तो इस टाइम कुछ भी स्टोरेज में नहीं है। ऐड नेम इन स्टोरेज, ऐड करते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हम लिख देते हैं हमज़ा। ओके, हमज़ा हैव बीन स्टोर्ड इन स्टोरेज। प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, आउटपुट आ गई हमारे पास हमज़ा। ऐड नेम इन स्टोरेज, अब क्या देते हैं, सपोज अहमद, एंटर किया, अहमद हैव बीन स्टोर्ड इन स्टोरेज, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, हमज़ा और अहमद आ गए। ठीक हो गया जी। अब ये क्या, एक एरे बन रही है, जैसे ही हम जैसे नेम्स पे एक एंटर करते हैं तो क्या होता है, वो उसमें पुश कर देता है। ठीक हो गया, उस एरे में पुश कर देगा और दोबारा से वो उसमें लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा देता है। डिलीट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, तो अब क्या होगा, आपकी स्टोरेज में से जो आपने एरे जो भी बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है। अब दोबारा से प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट। जी क्या चीज़ स्टोरेज में पड़ी हुई कोई और फाइल है, उसको सारी तरह से डिलीट किया जा सकता है? कर सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ये फाइल्स वगैरह स्टोर कहाँ पे होती हैं। आपके ब्राउज़र में एलिमेंट्स, कंसोल, अब यहाँ पर आएँ, आपके पास एक एप्लीकेशन आता है साथ में, इसी ब्राउज़र में आपके पास एप्लीकेशन भी आ जाता है। एलिमेंट्स, कंसोल, रिकॉर्डर, सोर्सेस, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आए, आपके पास ये देखें, एक आपके पास आ रहा है सेशन स्टोरेज और एक आपके पास आ रहा है लोकल स्टोरेज। तो एक्सपेंड करें आपकी इस वेबसाइट का यूआरएल, जिस वेबसाइट की यूआरएल पे है उसके अगेंस्ट आपकी वो आइटम स्टोर हो रही होती हैं। इसमें आपके पास पेयर में वैल्यूज़ आती हैं, पेयर में आइटम आती हैं, की और वैल्यू। जिस की से आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, की का नेम लिखते हैं और आगे उसकी वैल्यू पास कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड नेम इन स्टोरेज, यहाँ पे लिख देते हैं, अब ज़िशान हमने लिख दिया, एंटर किया तो देखें डाटा में स्टोर क्या हो गया, ज़िशान। और ज़िशान क्या है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन स्टोर किस में है, एरे में। ठीक हो गया जी। ऐड नेम इन स्टोरेज करते हैं, अब लिख देते हैं दोबारा या फिर उमेर, ओके करें तो अब देखें
उस डाटा में अब उमैर भी ऐड हो गया। प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, तो आपकी एक लूप चली है और नीचे वो शो हो गया है। डिलीट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, डिलीट करें तो वो देखें अब वो डिलीट हो चुका है। दोबारा से मैं करता हूँ, बोझ अहमद उस्मान हमज़ा उमर, हमारे पास 4 आ गए। मैं इसको रिफ़्रेश भी करूं तो ये इसमें ही स्टोर रहेगा। मैं क्लोज़ कर देता हूं, दोबारा से अपनी वेबसाइट में आता हूं, F12 प्रेस करें, एप्लीकेशन, तो लोकल स्टोरेज क्रोम ये इस टाइम नहीं ठीक हो गया जी। 127 index.html। अब इस वेबसाइट का डाटा देखें, इसमें ऑलरेडी है। प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, तो वो देखिए अब वो प्रिंट हो चुका है। तो ये लोकल स्टोरेज से आइटम को या डाटा को रिट्राइव कर रहा है। अब इसका कोड क्या है? कोड बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले हम इसमें देख लेते हैं। आपका लोकल स्टोरेज है ना, जिस तरह लोकेशन था, लोकेशन याद हो, हम क्या करते थे, विंडो डॉट लोकेशन। आप लोकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी सिंपल कर सकते हैं, लोकेशन डॉट पाथ नेम, लोकेशन डॉट हिस्ट्री, लोकेशन डॉट वट एवर, ट्राई इट योरसेल्फ। इसी तरह इसको भी विंडो डॉट लोकल स्टोरेज या फिर सिंपल लोकल स्टोरेज आप कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करो। लास्ट नेम हमारी ये की है, जो पहले पैरामीटर में की है, सेकंड पैरामीटर में वैल्यू है उसकी, ठीक हो गया जी। लास्ट नेम स्मिथ। अब ये सेट हो चुका है। डॉक्यूमेंट में एलिमेंट गेट करो, डेमो, उसमें इनर एचटीएमएल कर दो। लोकल स्टोरेज में से पहले हम कह रहे थे सेट आइटम, आइटम को गेट करना हो तो आप करेंगे गेट आइटम। आइटम क्या गेट करनी है? लास्ट नेम। हमने यहाँ पे लास्ट नेम जिस की से आपने स्टोर करवाया था उसी की नेम से आप वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो सिंपल लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट करें तो वो लास्ट नेम आपको शो करवा देगा। तो सर हम कह सकते हैं कि की वर्ड है वो कॉलम नेम है, कॉलम नेम कह लें। जो यहाँ पर की है, ये जो की है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। console.log में विंडो एंटर करें तो विंडो में जहाँ पर हमारे पास लोकेशन आती थी, यहाँ पर ही लोकल स्टोरेज भी आएगा। ये देखें विंडो डॉट लोकेशन और साथ ही लोकल स्टोरेज। इस टाइम लोकल स्टोरेज में डाटा के नाम से हमारे पास ये वैल्यू है तो वो शो करवा रहा है। डिलीट कर दें, रन करें, विंडो। अब अगर हम देखें तो आपके पास देखें लोकल स्टोरेज में लेंथ 0 है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें हम क्या रखते हैं, डबल कोटेशन मार्क में की दे दें। की क्या दें? फर्स्ट नेम क्या दें? फर्स्ट नेम कोमा ऐड करके आगे अब हमने उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब इस वैल्यू में आप कोई भी डाटा टाइप रख सकते हैं, आप कोई भी डाटा टाइप रख सकते हैं। कोई बताएगा कोई एक डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती है? कोई एक, हसीब भाई बताएं। जिशेब आप, बुलियन हो गई, कोई एक, साइलेंस प्लीज, कोई एक आप बताएं। नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गई, नल, अनडिफाइंड, बूलियन, एरे, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स। 8 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। तो हमारे पास ये डाटा टाइप्स होती हैं। आप इस डाटा टाइप्स कोई भी एक सिलेक्ट करके आप उसमें स्टोर करवा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्ट्रिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट नेम हम कह देते हैं अंश, एंटर करें। अब हम आ जाते हैं
एप्लीकेशन में, तो ये देखें फर्स्ट नेम हमारे पास अंस आ चुका है। ठीक हो गया जी। अब अगर गेट करना चाहें तो कंसोल में लोकल स्टोरेज में देखें आपके पास शो करवा रहा है फर्स्ट नेम अंस है और लोकल स्टोरेज की लेंथ जो अब बन चुकी है वो 1 है। डॉट गेट आइटम, इस आइटम में से गेट हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम एंटर करेंगे तो उसकी आगे आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो ये हम सिंपल स्ट्रिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तरीका यही है। अब इसमें वैल्यू अब जो मर्जी इंसर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें सेट आइटम कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गेट आइटम कर रहे हैं। गेट आइटम करते हैं, हमारे पास एरे आ जाती है, उस एरे को हम स्टोर करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में। उसी एरे में हम जो भी वैल्यू सेट करवाना चाहते हैं उसको हम इंसर्ट करते हैं। हम प्रॉम्प्ट से लेके उसकी वैल्यू हम उसमें स्टोर करवा देते हैं और फिर दोबारा से पुश करके उस एरे में उसको दोबारा सेट आइटम कर देते हैं। अब इसका कोड देख लेते हैं। की है, फर्स्ट नेम की है, डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिख रहे हैं ना। जब तक हम खुद से डिलीट नहीं करते। अच्छा, मतलब अगर हम पेज क्लोज भी कर रहे हैं फिर? अभी तो हमने देखा है, अभी तो हमने देखा है। क्या करते हैं हसन भाई, इसमें तब तक डाटा रहेगा जब तक हम खुद से डिलीट नहीं करते हैं। आप ब्राउज़र क्लोज कर दें, 1 महीने बाद दोबारा से ऑन भी कर लें, आपका इसमें डाटा स्टोर रहेगा। इसमें अगर हमने कोई स्पेसिफिक नाम मतलब डिलीट करना हो, जैसे आपने अभी 2 लिखे थे तो आपने डिलीट किए, दोनों डिलीट हो गए, सर एक सारे डिलीट हो गए हैं। हाँ जी सर। अगर इसमें से कोई सिंगल नेम मतलब डिलीट करना हो, कल का लेक्चर लिया आपने, यहाँ पे क्लास में लिया था, तो आप इसमें से वैल्यू गेट करके उसको फ़िल्टर कर सकते हैं ना। फ़िल्टर करने से आप वैल्यू गेट करें एरे में से, लोकल स्टोरेज में से गेट कर लें, आप उसमें कंडीशन लगा दें, फ़िल्टर चला दें उस एरे पे, उस नेम के अगर बराबर है उसके अलावा बाकी रिटर्न कर दो, उसके अलावा बाकी रिटर्न कर दें, बाकी सारे रिटर्न हो जाएंगे। उसके बाद उसको दोबारा सेट करवा दें न्यू एरे को, तो उसमें स्टोर जी वीडियो में एक दफ़ा देख लूँगा, क्लियर हो जाएगा। देख लें वो, क्योंकि आगे चीज़ें वही चलनी है। लेटेस्ट जो है ना एडवांस कह लें, बेसिक तो हमने पढ़ लिया है, एडवांस सारी चीज़ें यही हैं। ओके, जब कोड में आ जाते हैं, बटन 1 हमारे पास, ये बटन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। डिलीट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, ऑल नेम्स हैव बीन डिलीटेड। पहले हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड बहुत सिंपल सा है, सेट आइटम, गेट आइटम और रिमूव आइटम। बटन 3 के क्लिक करने पे क्या करो, फंक्शन एक रन करो। उस फंक्शन में क्या हो रहा है, लोकल स्टोरेज में से आइटम को रिमूव कर दो। किसको रिमूव करो, जिसकी की हमने डाटा रखी हुई है। यहाँ पे आपने की पास कर देनी है। जैसे ही वो रिमूव हो जाएगी उसके बाद रिजल्ट डॉट इनर HTML में सिर्फ स्टोर करवा रहे हैं हम नोटिफिकेशन ही दिखा रहे हैं ना। यहाँ पे बेशक कंसोल कर दें, अलर्ट कर दें, आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है ये? कोई सवाल किसी का? सर की नेम एक जैसे भी हो सकती है जैसे डाटा नहीं, डिफरेंट नहीं हो गया। जाहिर सी बात है। वेरिएबल आप कह लेना, ये एक वेरिएबल चीज़ है। की है, आपने वैल्यू जब गेट करनी है किस की से करेंगे। लेट्स सपोज आप दोनों ही डाटा रख देते हैं तो क्या होगा, दोनों नहीं ना होंगे, वो डाटा को ही रिप्लेस कर देगा पहले वाले को, अच्छा सही। वो पहले वाले को रिप्लेस कर देगा। कोई स्पेसिफिक नेम क्रिएट करना हो जैसे कंप्यूटर तो डेटा इनपुट लूप चलाने के सारे यूज करते हैं जी, हम लूप चला देंगे। हम सबसे पहले तो वैल्यू को गेट करेंगे। जब गेट होगी, आपके पास गेट में क्या आ रही है, वैल्यू में क्या चीज़ है, एरे है ना। एरे पे हमने कल जो मेथड्स पढ़े थे, फिल्टर पढ़ा था, आप फिल्टर चला दें, उसमें से वो वाले जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए वो गेट कर लें। उसके बाद दोबारा सेट आइटम करके न्यू एरे को सेट करवा दें, ये चीज़ हो जाएगी। सर एक से ज़्यादा कीज भी हम मतलब ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं। डाटा है, डाटा के अलावा आप डाटा 1 कर दें, 2 कर दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र्स, टू डूज, ट्रांजैक्शंस, वट एवर यू वांट। जी क्लियर है?
रिमूव आइटम। सेट आइटम करने पे सबसे पहले नीचे का कोड बेशक रहने दें, वेरिएबल न्यू नेम, जैसे ही क्लिक करते हैं प्रॉम्प्ट से वो हमसे नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पर आके लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसमें क्या करो, नेम, नेम में क्या आपकी क्या वैल्यू आएगी, न्यू नेम, न्यू नेम। अब जैसे ही क्लिक होगा तो स्टोर क्या होगा, सिंपल एक की नेम की जिसमें ए की वैल्यू होगी। ठीक हो गया, सिंपल हम स्ट्रिंग करवा रहे हैं, हम एरे तो नहीं करवा रहे हैं। अब अगर हमने एरे करवाना है तो हमने क्या करना है, अब कोड देखें, कोड की जहाँ पे समझ ना लगे तो वो पूछ लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, हम जब गेट करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, हम कह देते हैं ABC। ठीक हो गया जी। और हमारे पास जो भी डाटा आ जाए हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, लेट ABC इक्वल टू। अब इसमें से जो भी डाटा आएगा ना वो स्टोर किस में होगा, ABC में। हम कंसोल करवा देते हैं ABC कि अब ABC का जो भी डाटा हो वो कंसोल करवा दो ABC में। रन करते हैं, क्या हमारे पास ABC है, कुछ नहीं है ना। प्रिंट नेम्स, तो अब देखें आपके पास क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, नल, नल आ गई। अगर तो आपके पास लोकल स्टोरेज में वो की नहीं होगी तो आपके पास क्या रिटर्न होके आएगी, नल। एहसन भाई यहाँ पे देख लें पहले, अब देखें हम कर क्या रहे हैं। प्रॉम्प्ट के जरिए हमने वैल्यू ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट करो, किसको करो, डाटा को। डाटा गेट हो और स्टोर किस में हो जाए, नेम्स में। ठीक हो गया। अगर तो डाटा होगा इसमें तो हमारे पास वो रिटर्न हो जाएगा, अगर डाटा नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, नल होगा। अब हम देखें नीचे चेक कर रहे हैं, अगर नेम्स बराबर है नल के तो नेम्स में क्या करो, एक ब्लैंक एरे बना दो। ठीक हो गया जी। अभी अगर डाटा नहीं है तो यहाँ पर इस टाइम क्या है, नल है। अगर तो नेम बराबर है नल के तो नेम्स को क्या कर दो, एरे बना दो, ब्लैंक एरे बना दो। अगर तो नेम्स नल नहीं है मतलब कि हमारे पास क्या आ गया है, डाटा आ गया है। ठीक हो गया, हमारे पास डाटा आ गया है। अगर डाटा आ गया है तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी और हमारे पास एरे ही आएगी, क्योंकि हम एरे को स्टोर करवा रहे हैं ना, हमारे पास एरे आएगी। नेम्स को बराबर कर दो जेसन डॉट पार्स नेम्स। ये ना जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, बना बनाया फंक्शन है। जेसन डॉट पार्स, हमने पार्स इंट पढ़ा हुआ है, पार्स फ्लोट भी पढ़ा हुआ है। अब ये एरे के लिए यूज़ होता है। अगर हम डायरेक्ट ही, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करते हैं, प्रिंट, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमने यहाँ से रिमूव कर दिया सबको। ऐड नेम इन स्टोरेज, व्हाट इज़ योर नेम, उमैर, एंटर किया तो डाटा में उमैर, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज। कंसोल में देखें, अच्छा ये कंसोल, ये अरे ऑटोमेटिकली एक हो जाएगी ना जब हम कुछ भी स्टोर करेंगे, जब हम स्टोर करवा रहे हैं ना। अच्छा मैंने वो किया हुआ है, हम जब सेट करवा रहे हैं, ये मैं आपको कोड समझाता हूँ अभी ना। अभी मैं आपको जो दिखा रहा था पार्स का, लोकल स्टोरेज में अब हमारे पास डाटा आएगा, एप्लीकेशन में हमारे पास है। ठीक हो गया जी। हम एक और स्टोर करवा देते हैं, ऐड नेम इन स्टोरेज हमज़ा
अब हमारे पास उमैर और हमज़ा 2 लेंथ हो गई, 0 में उमैर और 1 में हमज़ा। अगर तो नेम बराबर है नल के, इसका मतलब डाटा कुछ भी नहीं आएगा, तो वो अलर्ट कर देगा देयर इज़ नथिंग टू प्रिंट और यहाँ से ही रिटर्न कर देगा। अब नीचे देखें console.log नेम्स मैं कर रहा हूँ, पार्स से पहले, पार्स करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नेम्स प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद दोबारा नेम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, जेसन को पार्स कर दो, नेम्स उसको मैं स्टोर करवा दे रहा हूँ दोबारा से नेम्स में, और फिर दोबारा से नीचे console.log नेम्स कर रहा हूँ। अब कंसोल में देखें, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, एक पार्स से पहले लाइन नंबर 31 में और एक पार्स के बाद लाइन नंबर 34 में। इन दोनों में डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस है? आपके पास ये जो है पार्स के बगैर ये स्ट्रिंग आएगा, पार्स करने के बगैर ये आपके पास स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग में क्या हम एरे के मेथड यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर आपने एरे स्टोर करवाई है और रिटर्न में भी आपको दोबारा एरे ही चाहिए, तो आपके पास अगर इस तरह का कोई कोड है, आप उसको json.parse करके एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग जो भी डाटा आएगा एप्लीकेशन में, आपके पास ये जो वैल्यू है ना, ये रिटर्न होकर आपके पास एज अ स्ट्रिंग ही आएगी। लेकिन ये देखें, ये जिस तरह स्ट्रिंग में एरे है, हमें याद है अगर हम स्ट्रिंग में नंबर ले लेते हैं 2, इसकी टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, हम इसको नंबर में 2 करें, आपके पास ये नंबर दे देगा। अगर ए करें तो ये नोट अ नंबर दे देगा, क्योंकि नंबर नहीं है, ये इसको नंबर पता लग रहा है। सेम इसी तरह json.parse स्ट्रिंग में अगर आप इसको एरे पास करते हैं तो वो आपको फिर आगे एरे ही रिटर्न करके देगा। ठीक हो गया जी, ये json.parse करता है। यहाँ पर अभी तक आपके पास नेम्स जो है वो एज आ क्या है, स्ट्रिंग है। डाटा में गेट आइटम कर लें, डाटा आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग है। हम क्या कर रहे हैं, एरे को जो स्ट्रिंग में है उसको एज आ एरे ही कन्वर्ट कर रहे हैं json.parse करके। उसके बाद हम सिंपल result.inner.html करके नेम्स को शो करवा दे रहे हैं, तो वह नेम प्रिंट हो रहा है। अब देखें यहाँ पर हम सेट आइटम में क्या कर रहे हैं, न्यू नेम हमने ले लिया, ठीक हो गया। प्रॉम्प्ट के ज़रिए यूज़र जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो न्यू नेम में स्टोर हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गेट आइटम कर रहे हैं। लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट करो, जिसकी की है डाटा, वो स्टोर हो जाएगी नेम्स में। अगर तो डाटा है तो वो इसको डाटा मिल जाएगा, अगर डाटा नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, नल। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर नल है तो क्या करो, नेम्स को बराबर कर दो एक ब्लैंक एरे के। ब्लैंक एरे जब आ जाएगी, अब उसमें हम क्या कह रहे हैं, नेम्स में पुश कर दो न्यू नेम, तो जो भी हम एंटर करेंगे न्यू नेम आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डाटा की आ गया आपके पास, उसमें हम आगे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। अब ये एरे को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसमें स्टोर करवा देगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से ये उस एरे को एज अ स्ट्रिंग बना देगा और उसको स्टोर करवा देगा। जो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं उसको दोबारा एरे बनाने के लिए हम जेसन डॉट क्या यूज़ करते हैं, पार्स करते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। प्रॉम्प्ट के ज़रिए
जो भी नेम आया न्यू नेम में, अब डाटा हमारे पास आ गया, ऐसे ही है हमारे पास डाटा सेट है। जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास एक एरे ही आएगी एज अ स्ट्रिंग। डाटा नेम में स्टोर हो गया। अब अगर नल नहीं है तो ये कोड तो नहीं चलेगा। कोड कौन सा चलेगा? एल्स वाला। हम क्या कर रहे हैं, नेम्स बराबर है जेसन डॉट पार्स कर दो, नेम्स एरे में बन गई। नेम्स में क्या आ गया? एरे। अब एरे में पुश कर दो न्यू नेम और उसको दोबारा लोकल स्टोरेज में सेट आइटम कर दो डाटा के तौर पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके। ये काम हो रहा है जी। नहीं नहीं बी फ्रैंक जी शेफ साहब। समझ तो आई है आप, मतलब कि अगर हमने डाटा ऐड करना है, अगर नहीं किया तो वो या तो नल देगा और वापस नेम को एरे कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो डाटा ऐड किया वो जब एरे में ऐड हो जाएगा वो उसको स्ट्रिंग में शो करवाएगा। लेकिन अगर हमने जो मतलब डाटा ऐड करना है, हमें फिर एरे चाहिए जी, तो जो है पार्स करके हम उसको दोबारा एरे में जेसन डॉट पार्स ऑटोमेटिकली एरे बना देता है जी। जेसन डॉट पार्स एरे में कन्वर्ट करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर जो भी लिखें डॉट टू स्ट्रिंग कर दें, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रिंग जो नंबर हो उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, नंबर लेके आगे नंबर। उसी तरह ये एरे के लिए है। जेसन डॉट पार्स एरे में कन्वर्ट करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जी। किसी को समझ ना लगी हो बी फ्रैंक, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। नहीं दूर बैठ गए इस वजह से तो नहीं। हमारे हार्ड में, आपके ब्राउज़र में, आपके अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता है, आपके अकाउंट के साथ नहीं। फॉर एग्जांपल साइलेंस प्लीज़, लेट्स सपोज क्रोम ब्राउज़र है, आप अपने एक सिस्टम में ऑफिस वाले में यूज़ कर रहे हैं, घर वाले में यूज़ कर रहे हैं, उसमें बाकी सारी चीज़ें तो सिंक्रोनाइज़ हो रही हैं, लेकिन ये लोकल स्टोरेज सिंक्रोनाइज़ नहीं होता है। अगर आपने ऑफिस के सिस्टम में वो काम किया उस ब्राउज़र में, तो वो आपके घर के उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ब्राउज़ करते हैं तो आपके अकाउंट के साथ लिंक हो रहा होता है, वो आपके सिस्टम ऑफिस वाले में भी है, आप घर में जाएंगे उसमें भी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, लेकिन लोकल स्टोरेज नहीं होता जी। डिपेंड करता है क्या कंडीशन बनेगी आपके प्रोजेक्ट में। सर जो लॉगिंग का मेथड होता है, जितने भी हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन, वो लोकल स्टोरेज में होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे ऐसे हैं। ही होता है ना कि अगर हमने किसी और जगह पे किसी और डिवाइस में करना है लॉगिन, तो हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कस्टम बना रहे हैं तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेट सपोज अक्सर आपने वेबसाइट वगैरह में देखा होगा एक्सेप्ट कुकीज़ का आता है ना। अब उसी वेबसाइट में आप डाटाबेस भी यूज़ कर रहे होते हैं और एक्सेप्ट कुकीज़ का भी कर रहे होते हैं। वो जब एक्सेप्ट कुकीज़ करते हैं ना, हम आगे क्या कर देते हैं, लेट सपोज जैसे ही क्लिक को ऐड करने पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर दो, कुकीज़ ट्रू। एक्सेप्ट करने पे आपने लेट्स बटन ही होता है ना, बटन के क्लिक करने पे हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं। हमने जैसे उसने क्लिक किया, कुकीज़ क्या हो गई, ट्रू। ट्रू का मतलब है एक्सेप्ट। अब जैसे ही विंडो लोड हो, विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या करो, कुकीज़ ठीक हो गया। अब कुकीज़ अगर तो ये ट्रू है, मतलब इसमें डाटा है, तो इसका मतलब है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आप उसको दोबारा शो नहीं करवाएंगे। अगर तो ये नल आ जाता है, इसका मतलब फॉल्स उसने अभी तक सेट नहीं किया, तो क्या होगा, वो आप शो करवाएंगे। तो ये सिनेरियो है आपकी वेबसाइट पे, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। सर वो पूछता है कि लो करना है या कैंसिल करना है, हम पीछे से लो कर चुके हैं, जो लोड हो वो ऑटोमेटिकली
आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आती है। फिर आपकी वेबसाइट रैंकिंग, अगर आप अपनी वेबसाइट में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं देते हैं, यूज़र से पूछते नहीं हैं, गूगल आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। और अगर आप उसमें एड्स लाना चाहते हैं तो उसमें एड्स भी नहीं लग सकती, गूगल एड्स। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारा लेक्चर उसमें चला जाएगा। वैसे मोटा मोटा आप गूगल कीजिएगा, जिस चीज़ की समझ न लगे फिर पूछ लीजिएगा, बिजी बहुत है। अच्छा जी, क्लियर है लोकल स्टोरेज? या कोई सवाल है किसी का पूछ लें ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। जी सान भाई, रिवाइज करवा दूं? हमारे पास 3 बटन है, ठीक हो गया जी। ऐड नेम इन स्टोरेज, साइलेंस प्लीज, प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज, डिलीट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज। डाटा जो भी स्टोर हो हमें कहाँ पे मिल जाएगा? एप्लीकेशन। यहाँ पर डाटा को डिलीट करते हैं। अब अगर हम प्रिंट नेम्स फ्रॉम स्टोरेज करें, जो कि गेट कर रहा है डाटा को, डाटा इसमें नहीं है, तो हमारे पास रिटर्न होके आएगा नल। हमारे पास नल आएगा। नल को एरे बनाएगा। अच्छा, अभी हम नल तक हैं। अब अगर हम गेट करते हैं, मुर्शिदादे आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ, वो अटेंडेंस बाद में देख लें। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिटर्न होके आएगा नल। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, अगर तो नल हो तो उसको अलर्ट करवा दो और यहाँ से ही रिटर्न कर दो, वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेगा नहीं। अब देखें हम कर क्या रहे हैं। बटन 2 के क्लिक करने पे फंक्शन रन हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। लोकल स्टोरेज से आइटम को गेट करो जिसकी की है डाटा। डाटा इस टाइम कुछ भी नहीं है, रिटर्न हो गया क्या आ गया यहाँ पर? अब नल, नेम्स में स्टोर हो गया नल। अब हम चेक कर रहे हैं, अगर तो नेम्स बराबर है नल के तो वो अलर्ट करवा दो और यहाँ से रिटर्न कर दो, तो ये यहाँ से ही रिटर्न होता जाएगा हम जब भी क्लिक करेंगे। अब हम आ जाते हैं ऐड नेम इन स्टोरेज पे। हम जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले वो हमसे प्रॉम्प्ट के ज़रिए नेम पूछ रहे हैं। हम जो भी वैल्यू ऐड करें तो वो स्टोर करवा देगा न्यू नेम में। अब हम क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में से सबसे पहले आइटम को गेट कर रहे हैं। हमने गेट करके देखा, हमारे पास रिटर्न क्या हो रहा था? पहले नल हो रहा था। अब जब यहाँ पर हम गेट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास नल ही आएगा। वो स्टोर किस में हो जाएगा? नेम्स में। अब हम देखें, चेक कर रहे हैं, अगर तो नेम्स बराबर है नल के तो नेम्स को क्या कर दो? एक ब्लैंक एरे बना दो। नेम्स को क्या करो? ब्लैंक एरे बना दो। अब यहाँ पर नेम्स हमारे पास क्या है? ब्लैंक एरे है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है? नेम्स ब्लैंक एरे है। उस एरे में पुश कर दो, क्या करो? न्यू नेम करो। न्यू नेम हमारे पास कहाँ से आया? प्रॉम्प्ट के जरिए जो यूज़र से हमने लिया था। न्यू नेम अब इसमें पुश हो गया, तो अब इस नेम्स में हमारे पास क्या आ चुका है? न्यू नेम। इसकी लेंथ कितनी बन गई? 1 बन गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नेम्स में एक नेम आ चुका है, सही है। लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट कर दो। यहाँ पर की है, किस की से करो? आप इस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी डाटा लिखा है ना, हम डाटा को, डाटा की जगह क्या लिखें? नेम्स कर दें या फिर यूज़र्स कर देते हैं, कुछ भी। की आपने देनी है जिससे आप वैल्यू दोबारा गेट करें, हम यूज़र्स कर देते हैं। लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करो, किस नेम से करो? यूज़र से करो। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई नेम्स। ये नेम्स इस टाइम क्या है? एरे है, ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई नेम्स, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ ही स्टोर करवा देते हैं। हम नेम्स को एज अ स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं। नीचे जाके हम सिंपल आउटपुट दिखा रहे हैं। न्यू नेम जो भी था वो स्टोर हो चुका है स्टोरेज में। अब जब स्टोर हो जाएगा यूजर्स की में,
अब हम गेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो नेम्स आएगा एज अ स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग आएगा ना हमारे पास नेम्स। अब एज अ स्ट्रिंग है तो ये वाली कंडीशन ही नहीं चलेगी, ये वाला कोड ही नहीं चलेगा क्योंकि नल नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए console.log, ये नेम्स अब एज अ स्ट्रिंग को शो करवाएगा। स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए json.parse नेम्स कर दें और दोबारा से उसको स्टोर करवा दें नेम्स में, और नीचे result.inner.html करके नेम्स करवा दें। आइटम को रिमूव करना हो तो लोकल स्टोरेज में से रिमूव आइटम कर दो और आगे की प्रोवाइड कर दें तो वो उसमें हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें यूज़र्स कोई भी नहीं, एक मिनट, ऐड नेम इन स्टोरेज हम कह देते हैं शुएब, एंटर करें तो अब देखें यूज़र्स में हमारे पास शुएब। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू नेम में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग शो करवा रहे हैं। आप एक फॉर्म फील्ड बनाएं, उस फॉर्म फील्ड में से सारा डाटा ले लें। जब एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ही मल्टीपल डाटा हो हम उसको किस में स्टोर करवाते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑब्जेक्ट में करवाते हैं ना फॉर्म डाटा। आप यहाँ पर जब सारा डाटा एज अ ऑब्जेक्ट ले लें, आप नेम्स में पुश कर दें, वो ऑब्जेक्ट पुश कर दें, तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो एक स्ट्रिंग है अब वो ऑब्जेक्ट आया करेगा, ऑब्जेक्ट आया करेगा। हम एरे के साथ भी खेल चुके हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी खेल चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आपको आती हैं। अब ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे फिर json.parse, जब json.parse हम कर देंगे ना तो आपके पास एक एरे आ जाएगी। अब एरे के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको मैप कर दें, फिल्टर कर दें, फाइंड कर दें, फॉर ईच कर दें, फॉर लूप चला दें। जब आपके पास लूप करके एक एक एलिमेंट आता जाएगा, उस एलिमेंट में लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है, आप फर्स्ट नेम भी देख सकते हैं, लास्ट नेम भी देख सकते हैं। एक स्पेसिफिक एलिमेंट आ गया, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप ऑब्जेक्ट के सारे काम कर सकते हैं। क्लियर है? कोई सवाल किसी का? अगर यहाँ से हम मतलब के ऊपर वाले कोड से यहाँ से अगर हम JSON पार्ट्स वाली लाइन को मतलब के क्रॉस करते हैं इसको, जी सर, जब ये हम जेसन पार्स नहीं करेंगे आपके पास क्या आएगा, एज अ स्ट्रिंग आएगा, तो हम स्ट्रिंग में पुश तो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इस वजह से हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। जी क्लियर है जी उस्मान भाई? अच्छा जी, हमारे पास ये लोकल स्टोरेज हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये सारी चीज़ें ना सेम सारी चीज़ें जहाँ जहाँ लोकल स्टोरेज लिखा हुआ है आप उसको सेशन स्टोरेज कर दें। लोकल स्टोरेज की जगह आप सेशन स्टोरेज कर दें, बाकी सारा कोड सेम है। लोकल स्टोरेज क्या करेगा, ये डाटा परमानेंट तौर पे आपका स्टोर करेगा जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते हैं। सेशन स्टोरेज में क्या होता है, अगर आप टैब और ब्राउज़र क्लोज कर दें तो वो सेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है जी, डिलीट। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएंगे आप गेट करेंगे, आपके पास नल ही रिटर्न होगा। जब नल रिटर्न होगा आप दोबारा से कोई चीज़ कर सकते हैं। नहीं, रिफ्रेश करने पे नहीं होगा, टैब गलती से क्लोज हो जाए दोबारा बना तो वो सेशन ख़त्म, आपका सेशन ख़त्म। नहीं क्लोज होगा ना टैब के लगा। टैब क्लोज कर दें, वो सेशन ख़त्म। अच्छा, इसकी ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेशन स्टोरेज की। लोकल स्टोरेज का तो पता लग गया ना, लेट सपोज आप लॉगिन वगैरह का कर सकते हैं, लॉगिन सिस्टम वगैरह कि यूज़र जब तक खुद से लॉग आउट ना करे, लॉग आउट करने पे वो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस डाटा को रिमूव कर दें। लोकल स्टोरेज में पिक्चर स्टोर करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। अब सेशन स्टोरेज की मैं देता हूँ। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, जैसे ही वेबसाइट विजिट करते हैं आपके पास कोई ऐड आ जाती है, कोई मॉडल वगैरह शो हो जाता है। आप जैसे ही क्लोज करते हैं, आप पेज को रिफ्रेश भी करें, आपके पास वो ऐड दोबारा नहीं आती है, ऐसे ही है, तो वो सेशन स्टोरेज में स्टोर होता है। आप वेबसाइट क्लोज करके, टैब क्लोज करके दोबारा आते हैं तो आपको दोबारा ऐड शो हो जाती है, लेकिन
अगर आप उस वेबसाइट में और उस वेबसाइट में ही बार बार रिफ्रेश करें तो वो ऐड नहीं नज़र आती है। तो ये सेशन स्टोरेज में हम स्टोर करवा देते हर हैं। यूज़र के लिए सेशन आता है। हर यूज़र का ही बनेगा ना, क्योंकि हर यूज़र अपने अपने ब्राउज़र में आ रहा है। ये क्लियर है? अब आ जाते हैं हम कॉल बैक फंक्शन पे। आप फंक्शन को कॉल बैक भी कर सकते हैं और ये हम पहले ही कर चुके हैं, बस मैं आपको तरीका दोबारा बता देता हूँ। फंक्शन शो आउटपुट इक्वल टू, या फिर हम करते हैं कॉन्स्ट शो आउटपुट, एरो फंक्शन बन गया। रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू आउटपुट। ये आउटपुट कहाँ से आएगी? ये आउटपुट कहाँ से आएगी? हम उस शो आउटपुट में जो भी पास कर रहे होंगे, जो पास करेंगे वो हमें कहाँ पे मिलेगा? पैरामीटर में हम यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं। ठीक हो गया जी, आपका ये फंक्शन बन गया। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेट। लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num2, num1 प्लस num2 और शो या फिर प्रिंट, हम प्रिंट ABC कह देते हैं, खुद से नाम लिखने इस टाइम। ठीक हो गया कॉल बैक फंक्शन का, और यहाँ पे सम भेज देते हैं। ठीक हो गया, प्रिंट ABC हमने बनाया है, प्रिंट ABC बनाया है? नहीं बनाया है ना। ये num1 कहाँ से आएगा? पैरामीटर 1 में हम कह देते हैं num1, पैरामीटर 2 में num2, पैरामीटर 3 में कह देते हैं प्रिंट ABC। अब ये प्रिंट ABC जो है ना, ये फंक्शन है। अब ये कैलकुलेट हम रन कैसे करेंगे जी शेफ? कैलकुलेट को हम कैसे कॉल करेंगे इस फंक्शन को? कैलकुलेट कॉल हो गया। अब इसमें पास क्या करेंगे? सबसे पहले num1 हम कह देते हैं 536, 5 + 36 कितना हो गया? 41 हो गया। ये सम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक और सेंड कर देते हैं शो आउटपुट। हमने कॉल बैक फंक्शन रन किया ना, शो आउटपुट किया, यहाँ से पास कर दिया, यहाँ पे आपको वही फंक्शन मिल जाएगा प्रिंट ABC के नाम से। उस प्रिंट ABC में हम क्या पास कर रहे हैं? अब सम। ये प्रिंट ABC क्या है? शो आउटपुट है। सेंड क्या कर रही हैं? सम कर रही हैं। यहाँ पर शो आउटपुट में अब आपको सम मिल जाएगा। ये देखें आपके पास आउटपुट में 41 आ गया। इस चीज़ को शो आउटपुट फिर ख़त्म कर दें, शो आउटपुट ख़त्म कर दें, लेकिन प्रिंट ABC यहाँ पर आपके थर्ड पैरामीटर आ रहा है। अब अगर ये प्रिंट ABC आप यहाँ से पास ना करें तो यहाँ पर क्या आएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, अगर तो प्रिंट ABC अनडिफाइंड है तो इसको रन ना करो, अदरवाइज़ उसको रन करो। या फिर आप कंडीशन लगा सकते हैं, अगर इफ़ प्रिंट ABC इक्वल टू अनडिफाइंड तो कंसोल डॉट लोड सम एल्स प्रिंट ABC। अब अगर आप यहाँ पे शो आउटपुट कॉल बैक फंक्शन पास ना करें तो यहाँ पे प्रिंट ABC अनडिफाइंड हो जाएगा,
अगर अनडिफाइंड होगा तो कंसोल करवा दें, अदरवाइज़ अनडिफाइंड नहीं है, इसका मतलब फंक्शन आ रहा है तो आप प्रिंट ABC कर दें। यहाँ पे आप कुछ भी किसी भी नाम से ले सकते हैं, ऐसे ही है ना, पैरामीटर आप किसी भी नाम से गेट कर सकते हैं, लेकिन नीचे जाके फिर आप उसको उसी तरह यूज़ करेंगे। मैं करवा प्रिंट ABC को भी हम ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रिंट ABC में शो आउट होता है, जिस तरह वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं मैं समझा नहीं आपकी बात। सर वो प्रिंट ABC लिखा है ना, आपने अपना की वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, प्रिंट ABC को भी हम फंक्शन डिफॉल्ट हाँ जी, इक्वल टू आगे फंक्शन जो भी है, या फिर आप ऊपर ही एक कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना दें और प्रिंट ABC इक्वल टू डिफ़ॉल्ट फंक्शन, आप इस तरह भी कर सकते हैं। जी जी सर, जी मैं वही करने लगा हूँ। अच्छा जी, कॉल बैक फंक्शन मतलब आप पैरामीटर में ही पास कर दें और उसको आप दोबारा से मतलब कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक ऑप्शन तो हमारे पास ये भी है ना, आप डायरेक्ट ही शो आउटपुट और यहाँ पर सम लिख दें, ठीक है ना, ये भी एक है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन सम के लिए तो नहीं बनाना होता है, ऐसे ही है ना, आपने फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सम के लिए तो नहीं बनाना होता है, आप उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब प्रिंट ABC सम, अब यहाँ पर दोबारा आते हैं नीचे, हम एक फंक्शन डिफ़ॉल्ट फंक्शन बना लेते हैं, लेट सपोज कॉन्स्ट, एरो फंक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही, कॉन्स्ट में सिंपल शो, अब हम फंक्शन एक बना रहे हैं शो के नाम से, वेरिएबल के, कॉन्स्ट में शो, हम इसमें कंसोल करवा देते हैं, शो इन कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में गेट कर लेंगे, लेट सपोज वैल्यू 1, और कंसोल डॉट लॉग में अब हम क्या करेंगे, वैल्यू 1, हमने एक सिंपल फंक्शन बना दिया। अब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं एज अ कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन किस तरह होता है, अब हम एक और फंक्शन बना देते हैं, कॉन्स्ट सम टू नंबर्स इक्वल टू, हमने एक सिंपल फंक्शन बना दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट सम इक्वल टू num1 प्लस num2, ये num1 और num2 हम गेट कर रहे होंगे पैरामीटर से, num1 कोमा num2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम टू नंबर्स हमने कॉल करना है और यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे 3 and 5, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब एक तो तरीका हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें, सम करवा दें, ठीक हो गया जी, रन करें तो ये आपके पास कंसोल डॉट लॉग में ये 8 आ गया, ठीक हो गया। ये था सिंपल, यानी कि फंक्शन एक बनाया। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, आप पैरामीटर में ही फंक्शन को पास कर दें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो इन कंसोल num2 में, यहाँ पर किसी भी नेम से आप गेट कर सकते हैं। किससे गेट करें शुएब जी, क्या शुएब लिख दें, हमने शुएब ही लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब नीचे जाके हम क्या करेंगे, शुएब पास क्या करेंगे, जो हमने प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पर सम कर देते हैं। अब शुएब क्या है, शो इन कंसोल है, वैल्यू क्या है, सम है, तो यहाँ पर शो इन कंसोल में वैल्यू हमारे पास सम
कंसोल डॉट लॉग करवा दें वैल्यू 1, रन करें तो आपके पास वही चीज़ आएगी। सर अगर हम फंक्शन एज अ पैरामीटर ना पास करें दैट वो शो इट लोअर फंक्शन के अंदर लिख देता है काम करेगा। तो फिर वो आगे वो कॉल बैक फंक्शन ना ये आगे रिएक्ट में भी बहुत यूज़ होता है। कॉल बैक फंक्शन एक्चुअल में आप ये तो हम सिंपल एक लाइन का फंक्शन बना रहे हैं ना समझाने के लिए। आपके पास लेट सपोज कोई 100 लाइंस का कोड है, एक फंक्शन बना हुआ है, आप उसको बार बार यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे, तो आप फिर उसको उस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं उसके। जी क्लियर है? कॉन्स्ट ABC इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक हो गया। नीचे जाके कॉल करें ABC, इसको स्किप करते हैं ताकि कंसोल ना हो। रन करें नंबर 1, 2, 3 और 4। हमें याद है ना जी? कुछ भी नहीं किया हमने, बस सिंपल एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करवा दिया और रन करवा दिया। हमें पता है कि HTML भी, CSS भी, जावास्क्रिप्ट भी टॉप से बॉटम काम करता है, ऐसे ही है। अब जावास्क्रिप्ट में इस लाइन पे जो भी कोड आया उसने एग्जीक्यूट किया और नेक्स्ट आ गया। अब एक और चीज़, जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस, ये बेशक देख भी लीजिएगा होम पे। इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट याद है किस लिए होता है? हम सेकंड बताएंगे, सेकंड बता के क्या होगा? उतने सेकंड्स बाद इसके अंदर हम जो भी फंक्शन बनाएंगे, हम एक फंक्शन बना देते हैं एरो फंक्शन। हमने एक एरो फंक्शन बनाया, ये हमारे पास एरो फंक्शन जो है किस पैरामीटर में है? पैरामीटर 1 में है, ऐसे ही है। पैरामीटर 2 में कोमा लगा के पैरामीटर 2 में हम टाइम आउट बताते हैं कि उतनी देर के बाद ये वाला फंक्शन काम करे। हम इसको कह देते हैं 3000, इसका मतलब 3 सेकंड। फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन, सेकंड में हमने टाइम बताना है, उतनी टाइम के उतनी देर के बाद वो काम करे। अब कंसोल डॉट लॉग 2 हम यहाँ पे कर देते हैं। सबसे पहले क्या चलना चाहिए? नंबर 1, देन शो होना चाहिए नंबर 2 3 सेकंड के बाद, देन नंबर 3, देन नंबर 4। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ये कंसोल डॉट लॉग जो है ना, ये फंक्शन रन हो जाएगा, फंक्शन रन हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन के अंदर जो काम है वो होएगा 3 सेकंड के बाद। तो आपके पास नंबर 1 भी आ जाएगा, नंबर 3 आ जाएगा, नंबर 4 आ जाएगा। नंबर 2 जो है वो 3 सेकंड के बाद आएगा। रन करते हैं। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 और फिर नंबर 2 आया। तो ये जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस है। आपका कोड टॉप से बॉटम रीड कर चुका है, आप इसमें 10 कर दें, 10 सेकंड कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन इस फंक्शन के अंदर, इस सेट टाइम आउट के अंदर जो फंक्शन बनाया उसके अंदर जो भी काम होगा वो 10 सेकंड के बाद होगा। मतलब बैकएंड पे प्रोसेस हो चुका है। जावास्क्रिप्ट का हमने पढ़ा था ना, जैसे ही वेबसाइट आपके एक बार लोड होती है कंप्लीट, जावास्क्रिप्ट की पूरी फाइल को वो रीड कर लेते हैं। उसमें जिस तरह कोड लिखा हुआ है वो उसको रीड करता है और एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब सेट टाइम आउट में क्या है कि सेट टाइम आउट जो 10 सेकंड के बाद चलेगा, तो इसके अंदर का कोड जो है वो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा।
ये जावास्क्रिप्ट है। गाइस सर एग्जीक्यूट पहले हो चुका होगा, एग्जीक्यूट हो डिस्प्ले चुका बाद में है, होगा। डिस्प्ले बाद में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने 10 सेकंड का टाइम दिया, 10 सेकंड का टाइम दिया। अब अगर हम यही कोड करते और नीचे वाले फिर 10 मिनट का इंतज़ार करते 10 सेकंड का, ऐसे ही है, तो हमारी वेबसाइट या फिर यूज़र का कह लें वो टाइम बहुत वेस्ट होता। तो इसलिए हम कोड ही ऐसा लिख रहे होते हैं ताकि यूज़र भी वेट ना करे, ज़्यादा देर हमारी वेबसाइट पर रहे। लाइन नंबर चेंज कर देते हैं। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये भी बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे होंगे। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। हम सेट टाइम आउट के अंदर ही सेट इंटरवल लगा दें 1 सेकंड का और कंसोल डॉट लॉग एवरी सेकंड रन करें 1 3 4। 10 सेकंड के बाद हर 1 सेकंड पे वो चलता जाएगा। ठीक हो गया जी। ये तो फिर जैसे ऐड होती है उस पर 5 सेकंड होते हैं या 15 सेकंड होते हैं, वो मंथली भी रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एड्स अब पता नहीं उन्होंने कैसे बनाई हुई है। चलो मैंने हर डेवलपर की अपनी लॉजिक है, उन्होंने किस तरह काम किया है ये तो नहीं मुझे पता, पर चीज़ें बन सकती हैं। आपका स्टॉप वॉच, आपका टाइमर, वॉच, क्लॉक, वो सारी चीज़ें सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल से बन जाती हैं इजीली। एहसन भाई ने बनाया हुआ है माशाल्लाह, आप लोग भी खुद प्रैक्टिस करें। जी गाइस, किसी का कोई सवाल हो, किसी भाई का कोई सवाल? ऑन हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। आज के बाद आप लोगों ने खुद ही पढ़नी है। टॉपिक्स के साथ में स्पेशल क्या है टेस्ट में? जी बुक, बस जाहिर सी बात पूरी बुक पढ़नी है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास। ओके जी, क्लियर है ये? कोई सवाल किसी का? आप लोग का ना जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस रहते हैं, वो अगर अभी करवाया ना तो पिछला भी आप लोगों ने भूल जाना है। प्रोमिस फिर जब आप लोग रिएक्ट पे पहुंचेंगे तो उस टाइम इंशाल्लाह कर रहे होंगे। हम देख लेते हैं अभी गिटहब। गिटहब क्या है? जी वो तो बताएं। अच्छा जी, साइलेंस प्लीज़, आप लोग का ना फोकस यहाँ पर हो जाए। उसके लिए सॉफ्टवेयर देख लें कौन कौन से चाहिए। गिट सॉफ्टवेयर है, इस वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड फॉर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर ले, सिंपल। ठीक हो गया जी।
ये सिस्टम में आपके इंस्टॉल्ड होगा, उसके बाद ही आप गिटहब यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, गिट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका काम क्या है? लेट सपोज एक फ़ाइल है, सिंपल सी एक फ़ाइल है, मैंने उसमें कुछ भी लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने ABC लिख दिया, मैंने ये फॉरवर्ड कर दिया किसी और टीममेट को। लेट सपोज कोड की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कोई भी फाइल में कोई भी कोड लिखा, मैंने नेक्स्ट किसी टीममेट को दे दिया, उसने भी इसमें ABCD लिख दिया मज़ीद, ठीक हो गया जी। या फिर सिंपली ABC ही लिखा हुआ है, उसने आगे D लिख दिया और उसने फिर दोबारा से मुझे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये D किसने लिखा है? ये D किसने लिखा है? ये किसी और ने लिखा है, ठीक हो गया। ये मैं चेक कैसे कर सकता हूँ? ये मैं गिट और गिटहब की मदद से कर सकता हूँ। जितनी भी चेंजेस होगी ये D रिमूव करके वो मुझे एज इट इज़ फाइल फॉरवर्ड कर दे, तो उसका मतलब उसने कोई भी काम नहीं किया है, कोई भी उसने एडिटिंग नहीं की है, कुछ भी अपडेशन नहीं की है, तो इसका मतलब उसने आज के दिन कोई काम ही नहीं किया, ठीक हो गया। तो एक सिंगल करैक्टर भी, स्पेस भी वो डिटेक्ट करता है, एडिशन भी डिटेक्ट करता है और रिमूव भी अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी डिटेक्ट करता है। इसी 3 करैक्टर में ही AB ख़त्म कर दें, D लगा दें, करैक्टर उतने ही हैं लेकिन चेंज हो गया है, तो वो इस एडिट को भी डिटेक्ट करेगा और मुझे बताएगा। तो जब आप टीम वर्क में काम कर रहे हो या फिर खुद भी काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आज आपने एक फंक्शन बनाया, बल्कि आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी समझना, एक फंक्शन बनाया, कल को एक न्यू फंक्शन बना रहे हैं, कुछ चेंजेस किया है, आपकी वेबसाइट काम करना छोड़ दी, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कल काम क्या किया था जिसकी वजह से एरर आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप दोबारा पुरानी फाइल को ही गेट करना चाहते हैं, आप पुराना कोड ही गेट करें, अपनी वेबसाइट को दोबारा से डिप्लॉय कर दें, आपकी वेबसाइट ठीक चलने लग जाएगी। लेकिन क्या होगा, पुराना कोड जो है, ये नया कोड जो है वो आप देख सकते होंगे एरर कहाँ पे है, उसको रिजॉल्व करें, दोबारा से उसको अपलोड कर दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप टीम वर्क में काम कर रहे हो, एक ही फाइल में, एक ही वेबसाइट में काम कर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लेट्स सपोज होम पेज पे काम कर रहे हैं, दूसरे अबाउट पेज पे काम कर रहे हैं, उसके बाद दोनों अपनी फ़ाइल, आप भी अपनी फ़ाइल पुश कर दें, वो वाली भी अपनी फ़ाइल पुश कर देते हैं, आप उसको एक प्रोजेक्ट फोल्डर में मर्ज कर सकते हैं। तो इन केस डिपेंड करता है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं और क्या पर्पज़ है। गिट और गिटहब अगर कर लेना, काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इसको करना, मतलब बेसिक सी चीज़ें मैं बता देता हूँ, एडवांस पे जाए तो वो बहुत टाइम ले लेगी चीज़ें ना, और वक्त के साथ साथ ही चीज़ें आपको फिर समझ आएंगी। आज के दिन ही अगर पूरा गिट भी करवाया जाए तो वो भी नहीं समझ आएगी। तो इस वजह से जो बेसिक जो चीज़ है और कुछ कमांड्स जो है जो बहुत यूज़ होती हैं, हम वो देख लेते हैं। हमने गिट इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आ जाएं github.com पे। github.com पे ये वेबसाइट है, इस पे आगे आप लोग यहाँ पर जाके साइन इन, आप लोग अगर अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप करें, साइन अप कर लेंगे, जिस तरह फेसबुक अकाउंट साइन अप करते हैं, अकाउंट बन गया तो साइन इन कर लें। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। नाराज हो गया। ओके जी, ये गिटहब है, ठीक हो गया, आपका अकाउंट बन गया। अब इसमें जैसे ही अगर हम इसके ही एग्जांपल लें, लेट्स सपोज प्रोजेक्ट फोल्डर में आते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस ES6 सेकंड, कुछ भी नहीं किया था, फर्स्ट पे आ जाए। अब आपके इसमें एक फ़ाइल है फोल्डर में और एक फोल्डर के अंदर मज़ीद एक और फाइल है। हमने क्या करना है, सबसे पहले जाके यहाँ पे रेपो, एक न्यू रेपो बनाएंगे, न्यू कर दें, ऑनर मैं हूँ। अब रेपो का नेम, रिपोजिटरी का नेम, इसमें नेम वो रखना है जो आप में पहले यूज़ ना किया हो। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ SMT web 4
JS-ES6। ठीक हो गया जी। मैंने ये नाम रख दिया रेपो का। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, देना चाहे तो ठीक है। अब इसमें नीचे ऑप्शन आ जाता है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक करेंगे तो कोई भी देख सकता है, प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई भी देख नहीं सकता है। पब्लिक में करता हूँ क्रिएट रेपो, मैं रन करता हूँ। इस टाइम ये रेपो ब्लैंक है, बिल्कुल रेपो इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि अगर तो न्यू रेपो है, आप कमांड लाइन के ज़रिए उसमें वैल्यू फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाके जिस प्रोजेक्ट फोल्डर को आपने उस रेपो में ऐड करना है, यहाँ पर जाके CMD रन करें जैसे हम सर्च के साथ करते थे। अब यहाँ पर जाके गिट इनिट, गिट को इनिशियलाइज करें। अगर ये गिट इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में तब ये सारी कोड वर्क करेगा। गिट इनिट करें, इनिशियलाइज्ड एम्पटी गिट रिपोजिटरी, यहाँ पे देखें .git आ चुका है। ठीक हो गया जी। गिट इनिट हो गया, हमारे पास गिट इनिट हो गया। गिट ऐड readme.md, ये क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में readme.md के नाम से। हमने जब हम वो कर रहे थे सर्च, तो हम वहाँ पे एक CNAME फाइल भी क्रिएट करते थे, याद है? तो गिट क्या करेगा, गिट भी एक readme.md की फाइल क्रिएट करेगा। ये readme.md की फाइल काम कहाँ पे करती है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एको सॉरी ये जो लाइन का कोड है ना, ये लाइन ये जो लाइन है ये readme.md की फाइल क्रिएट करेगा। जिस तरह हम CNAME करते थे, अगर याद हो, हम करते थे एको आगे लेट्स सपोज असाइनमेंट डॉट सर्च डॉट sh ग्रेटर देन CNAME हम करते थे। तो वह CNAME की फाइल क्रिएट करता था और उसमें ऐड क्या करता था, ये कंटेंट लिखा होता था। इसमें क्या करेगा, readme.md की फाइल क्रिएट करेगा और उसमें लिखा हुआ होगा डबल क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक हो गया जी। या फिर डबल कोटेशन मार्क नहीं आएगी, सिर्फ ये कोड लिखा हुआ आएगा, #स्पेस SMT web4 JS-ES6, और readme.md की फाइल क्रिएट करके ये उसमें लिख देगा। जी मैं आपको बताता हूँ। गिट इनिट, उसके बाद क्या करेगा वो, गिट ऐड से गिट ऐड, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, आपकी एक फाइल क्रिएट कर रहा है readme.md और उसके बाद गिट इनिट कर रहा है, इनिशियलाइज करेगा और गिट ऐड करके आप जो भी फाइल नेम या प्रोजेक्ट फोल्डर नेम या फोल्डर नेम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो उस गिट में ऐड कर देगा। अभी ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ readme.md की फाइल को ऐड कर रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट फोल्डर में सारी फाइल्स हमें अपलोड करवानी है ना, हमने क्या करना है, गिट ऐड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगी। एंटर करें तो वो फाइल ऐड हो चुकी हैं, अब ट्रैक में आ गई हैं। वो आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं बस ये चीज़ दिखा दूं। अब ये देखें आपके इसमें A और A लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। इसकी एक्सटेंशन है गिट लेंस, ये एक एक्सटेंशन है, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करें। ये आपको साथ साथ हर लाइन का कोड भी बताएगा किस किस ने चेंज किया है।
इंस्टॉल कर लिया। स्क्रिप्ट में आ जाएं। अब वो इनिशियलाइजिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको डिलीट करें फ़िलहाल। अब जो भी गिट की फाइल्स है ना जो हमने ऐड की अब तक, वो सारी रिमूव हो चुकी हैं। सबसे पहले पहली लाइन, फोल्डर एको हैशटैग SMT web4js ES6 एंटर करें तो ये देखें readme.md फाइल बन चुकी है और उसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हैशटैग SMT web4js ES6। ठीक हो गया जी, ये आ गया। अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस टाइम, आपके पास वो ए जो था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, git init करें तो अब देखें आपके पास क्या आ रहा है, यू, इसका मतलब अनट्रैक्ड। अभी तक ट्रैकिंग में नहीं हमने इसको ऐड किया हुआ है। गिट ऐड रीड मी डॉट MD। अब मैं अगर सिर्फ और सिर्फ रीडमी डॉट MD को ऐड करूं तो इसमें देखिएगा इसमें ए आ जाएगा। मैं एंटर करता हूं तो अब देखें इसमें ए आ चुका है कि वो गिट में अब ये एडिड है। बाकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी अनट्रैक्ड हैं, ये ऐड हो चुकी है। अगर मैं सारी फाइल्स को ऐड करना चाहता हूँ, या लेट्स सपोज मैं इस टाइम अब गिट मी ऐड JS एंटर करता हूँ, वो वाली फाइल, उस पूरे फोल्डर को, इसके अंदर जितनी भी फाइल होती वो सारी ऐड हो चुकी हैं। index.html नहीं अभी तक। अगर मैं इसको पुश कर देता हूँ तो क्या होगा, बाकी सारी फाइल जाएंगी, index.html नहीं जाएगी क्योंकि वो अभी तक अनट्रैक्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, गेट ऐड डॉट करने से क्या होता है, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी ऐड हो जाती हैं। अब ये index.html भी ऐड हो जाएगी। गिट ऐड करने के बाद गिट कमिट डैश M स्पेस देके डबल कोटेशन मार्क, इसमें आता है मैसेज कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, क्या चीज़ न्यू ऐड की है, क्या चीज़ डिलीट की है, मतलब जो भी आपने चेंजेस की हो आपने उसका एक मैसेज देना होता है। अब इस मैसेज में हम क्या कहते हैं, अगर आपका फर्स्ट कमिट है ना तो नॉर्मली हम फर्स्ट कमिट ही लिखते हैं, फर्स्ट कमिट अगर पहला कमिट है। लेकिन पहला कमिट हम तब करते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ न्यू इनिट ही कर रहे हो। उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम न्यू फाइल्स ऐड करने लग जाते हैं, उस फाइल में कोई न्यू एक लाइन का भी कोड लिखते हैं, हम उसको भी कमिट कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज फर्स्ट कमिट हो गया, एंटर करें तो 3 फाइल्स चेंज्ड 66 इंसर्शंस, मतलब 66 लाइंस कोड का इंसर्ट हुआ है और 3 फाइल्स चेंज हुई हुई हैं।
readme.md, index.html, JS में script.js। अब तक ये कमिट हो चुका है, हम यहाँ पर कमिट तक आ गए हैं। कमिट कहाँ पे हुआ है ये हमें बता रहा है मास्टर में। इसमें ना ब्रांचेस बन जाती हैं। ये ब्रांचेस का टॉपिक फिर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी आपकी डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच है वो मास्टर होती है। तो मास्टर ब्रांच गिट पुश, बल्कि पहले आएगा गिट ऐड ओरिजिन, गिट ब्रांच एम मेन। इससे क्या होगा, एक न्यू ब्रांच बनेगी। अभी हम डिफ़ॉल्ट ब्रांच कौन सी है, मास्टर। गिट ब्रांच डैश एम मेन, एक न्यू ब्रांच बनेगी मेन के नाम से, और उसको ही ये मेन ब्रांच कंसिडर कर लेगा। और आपका जो भी कोड होगा वो इस ब्रांच के उसमें भी आ जाएगा, उस ब्रांच में भी आ जाएगा, मेन वाले में। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये गिट जो है ना ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ यूज़ होता है। हम तो सिर्फ गिटहब की बात कर रहे हैं ना, इस तरह गिट लैब, गिट बकेट भी एक है, और भी काफ़ी सारे हैं जो गिट को यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमने github.com में अपनी रेपो बनाई है, हम उसको इसमें इंसर्ट ऐड करवाना चाहते हैं। तो ये वाला कोड लिख दें और एंटर कर दें। ऐड किया, ओरिजिन ऐड हो गया, ये ओरिजिन ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, गिट पुश डैश यू ओरिजिन मेन बता रहा है। हमने ब्रांच अभी तक बनाई ही नहीं, मेन ऐसे ही है। तो हम ये वाला कोड नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ गिट पुश कर दें। गिट पुश से क्या होगा, ये इस मास्टर ब्रांच में ही पुश हो जाएगा। एंटर करें, डैश यू ओरिजिन मास्टर। पहली बार ओरिजिन सेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ गिट पुश। अब क्या होगा, ये उस मास्टर ब्रांच में आपकी ये फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। हम इसमें आते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें आपके पास JS फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल होगी readme.md, index.html। कमिट कितने हैं, एक कमिट है। readme.md की फाइल में आपके पास नीचे जो लिखा हुआ आ रहा होता है वो readme.md में लिखा होता है। हमने टोस्टिफाई देखा था, याद है? ये toastify.js, इसमें ये सारी फाइल्स जो हैं उसके प्रोजेक्ट फोल्डर में है। ये कमिट है, लास्ट कमिट कब किया था, 4 months अगो, दिसंबर 5, 2021, और 118 टोटल कमिट्स हैं इसमें। ठीक, एडिंग नहीं की है, एक ही यूज़र भी कर सकता है। अब ये readme.md की फाइल में ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा जो होता है ये readme.md की फाइल में लिखा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी HTML जो है कौन सी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। ये जो ये मार्क डाउन लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज हमें पता है हम किस तरह लिखते हैं, मार्क डाउन लिखने का तरीका चेंज है। तो आपने अगर इस तरह अपनी रेपो में ये सारी चीज़ें इस तरह की ऐड करनी है तो आपको मार्क डाउन लैंग्वेज यूज़ करना आनी चाहिए, तो फिर आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, हमने इस MD में हैशटैग ये लिखा तो वो एज इट इज़ यहाँ पे हमें उसने शो करवा दिया। बाकी इसमें लिंक्स वगैरह किस तरह यूज़ करते हैं, इमेजेस किस तरह यूज़ करते हैं, टेबल किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये फिर मार्कडाउन आपको पढ़नी पड़ेगी। अच्छा जी, हमारे फर्स्ट कमिट में ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पर आके इसी में सिर्फ चेंजेस करते हैं। ES6 चेंज्ड। अब देखें यहाँ पर एक ब्लू आ रहा है कि ये चेंज हो चुका है। VS कोड में हमने जब गिट लेंस किया है तो ये आपको साथ में बता भी रहा है। एंटर करें तो अब ये देखें readme.md 1 of 1 चेंज है। पहले ये था, न्यू क्या हो गया है, उसमें चेंज आ रहा है। चेंज किया किसने, ये भी बताएगा? ये भी बताएगा जब आप टीम के साथ काम कर रहे हो।
रन करते हैं। एक्चुअल में ना ये गिट लेंस जो है ये साथ साथ यहाँ पे बता भी रहा होता है, तो मैंने यूज़ करना छोड़ा हुआ था, तो अब वो मेरे ख्याल चेंज कर दिया उसने, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब देखें, मैंने जैसे ही चेंज किया है, यहाँ पे अब साइन आ रहा है एम का, एम स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड, ये फाइल मॉडिफाइड हो गई है। हम गिट में आते हैं, क्लियर स्क्रीन करें, गिट स्टेटस की मदद से आप इस प्रोजेक्ट फोल्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। रन करें तो ये देखें मॉडिफाइड क्या हुई है, readme.md। हमने गिट इनिट किया हुआ है पहले से, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, गिट ऐड डॉट कर दें। डॉट से क्या होगा, इस प्रोजेक्ट फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं वो दोबारा से ट्रैकिंग में आ जाएंगी। पहले जो ट्रैक में है एडिड है उसको नहीं छेड़ेगा, जो न्यू फाइल्स चेंजेस होंगी उसको ये सिर्फ ऐड कर देगा। ऐड करें, वो ऐड हो चुकी है। अब इसमें दोबारा आए तो देखें एम की जगह यहाँ पर ए आ जाएगा, वो ब्लू हट गया क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये आपको ये VS कोड बता भी रहा है कि ये मार्कडाउन लैंग्वेज है। यहाँ पे ये आ जाना चाहिए, वैसे टाइम ले रहा है। अच्छा जी, ऐड करने के बाद अब हमने गिट कमिट डैश एम डबल कोट में, अब यहाँ पर आपने मैसेज पास करना है। हमने क्या मैसेज पास करना है, चेंज्ड इन readme.md, चेंज्ड इन readme.md, एंटर करें तो एक फाइल में चेंज हुई है, 1 इंसर्शन हुई है और 1 डिलीशन हुई है। रन करें तो अब देखें वो m वाला भी जो था वो भी चेंज हो गया, मॉडिफाइड। अच्छा आई थिंक इसमें ना वो ए नहीं आना था अब, क्योंकि ऐड हमने पहले ही किया हुआ है, अब सिर्फ मॉडिफाइड ही आना था, तो इस वजह से वो ए आता भी नहीं शायद। तो मॉडिफाइड हुआ था, हमने कमिट कर दिया दोबारा। इस गिट का जो फोल्डर है इनिट वाला, उसमें वो चेंजेस अब रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गिट पुश करेंगे तो ये आपके ओरिजिन जो है गिटहब का जो है हमने ऐड किया था उसमें अपलोड हो जाएगा। बाकी ये आपके लोकल में रिकॉर्ड हो चुका है। आप एक दिन पूरे का काम सारा ऐड करते जाएं, गिट कमिट करते जाएं, बेशक दिन के एंड में जब ऑफिस से मतलब ऑफ होने लगे उस टाइम जाके पुश कर दें, तो वो सारा एक बार ही पुश कर देगा। अब गिट पुश करें, गिट में ये पुश हो गया। ब्रांच कौन सी ये आपको साथ साथ बताता है। मास्टर में अपनी वेबसाइट में आए, रिफ्रेश करें तो अब देखिएगा JS की फाइल में कोई चेंजेस नहीं थी, वो फर्स्ट कमिट ही है। इंडेक्स की फाइल में कोई चेंजेस नहीं की, वो फर्स्ट कमिट। readme.md में जाके चेंज किया था हमने सिर्फ, तो चेंज इन readme.md, और अब यहाँ पे देखिए readme.md भी चेंज हो चुका है। 2 कमिट्स हैं। फर्स्ट कमिट कमिटेड 9 मिनट्स अगो, किसने किया, मैंने किया। लेट्स सपोज अगर ये कोई आप लोग कर रहे थे, कोई भी यूज़र, तो उस पर फिर यहाँ पर वो उनका आ रहा होता। फर्स्ट कमिट में क्या क्या था, किस कोड में क्या क्या काम था, वो सारा आपको बताएगा। आप बैक जाएं, चेंज इन readme.md, इसमें देखें वो आपको सिर्फ और सिर्फ readme.md का बताएगा। लास्ट कोड ये था और चेंजेस जो हुई हैं ये वाली हुई हैं। और उसमें हमने कमिट का क्या नाम रखा था, चेंज्ड इन readme.md। कोड में आए, आपके पास वो सारा कोड आने लग जाएगा। बस ये कि लास्ट चीज़ दोबारा करके देख लेते हैं। चेंज index.html, हेडिंग चेंज्ड, सेव किया, यहाँ पे m आ जाएगा, मॉडिफाइड। हाँ जी, अब देखें अब ये आ रहा है यू सेकंड्स अगो अनकमिटेड चेंजेस, ये गिट लेंस की मदद से है।
यहाँ की उम्र करता है बहुत सारे हैं। थोड़ी देर बाद आप ऑफिस में अभी बैठ जाएं, वो 5 मिनट ही हैं, वो इमरजेंसी होती है, वो पहले खुद ही चले जाते हैं। अच्छा जी, हेडिंग चेंज्ड, हमने चेंज किया। गिट में आती हैं स्टेटस चेक करने के लिए, गिट स्टेटस, आपके पास मॉडिफाइड index.html, गिट ऐड गिट commit -m चेंज्ड इन इंडेक्स फाइल, एंटर करें, वो चेंज हो चुका है, ठीक है, वो रिकॉर्ड में आ गया है। यहाँ से मॉडिफिकेशन भी ख़त्म हो गई। स्क्रिप्ट में आ जाती हैं और यहाँ पर 6 की जगह 8 कर देते हैं, ठीक हो गया जी। 6 की जगह 8 किया, अब क्या होगा 8 × 4 अगर पास नहीं करते हैं तो यहाँ पर आते हैं गिट स्टेटस, फाइल कौन सी चेंज हुई, script.js, गिट ऐड गिट commit -m tweaks इन स्क्रिप्ट फाइल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर चेंज्ड, ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर चेंज्ड इन कॉल माई नेम फंक्शन, हमने चेंज किया। इसका मैसेज जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपको खुद भी दोबारा समझ लगे, ये बहुत ज़रूरी है, खुद को भी समझ लगे, दूसरा कोई पढ़े तो उसको भी समझ लगे। चेंजेस होगी, 2 कमिट्स हो गए, ठीक हो गया। गिट स्टेटस करें तो देखें अब कुछ भी कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। गिट पुश कर दें सिंपल, तो क्या होगा जितनी भी कमिट चेंजेस वगैरह हुई हैं वो पुश हो जाएंगी इस ओरिजिन मास्टर में जो हमने ऐड किया था। अपनी वेबसाइट में आए, इस टाइम 2 कमिट्स हैं, 5 मिनट्स अगो हुआ है, रन करें, आपके पास 4 कमिट्स आ जाएंगे। चेंज्ड इन readme.md जिसमें चेंजेस हुई थी, index.html में जो चेंज किया था उसका बता रहा है, और JS में जो फाइल चेंज की थी उसका भी ये कमिट बता रहा है, और लास्ट का जो जो यूजर्स होंगे उन सबका भी नाम भी उन सब का भी आएगा। कमिट्स में आ जाएं तो कमिट्स में फिर वो आपको बता रहा होगा साथ साथ। जी गाइस, क्लियर है?